पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले ये इत्तला आई, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें यह बताया गया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक सुओ मोटो नोटिस लिया है और सुओ मोटो नोटिस उस मामले का लिया गया है जिसमें नई हुकूमत आने के बाद, शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद जो तहकीकाती इदारे हैं उनके अफसरान में एक तशवीश थी, उन्हें हरासा करने की इतलात थी, रिपोर्ट्स थी और तबादले किए जा रहे थे, उनके केसेस पे असरअंदाज होने की कोशिश हो रही थी। प्रोसिक्यूशन टीम जो है उन्हें तब्दील किया जा रहा था और एक ब्रदर जज के नोट के ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने यह सुओ मोटो नोटिस लिया है और कल इस केस की समाअत होगी। 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। जो प्रेस रिलीज हमारे सामने आया उसमें बड़ा वाज़े ये चीज लिखी हुई है कि पर्सन्स इन अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट, वो बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है पर्सन इन अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट, जो आज की हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, वो उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी हवाले से जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं उसमें जो एविडेंस है, मसलन ये वाले जो FIA के पास दस्तावेजात मौजूद हैं, 4300 सफ़ात ये जो मौजूद है, जिसकी मेहनत सारी डॉक्टर रिजवान साबिक FIA डायरेक्टर जो अल्लाह को प्यारे हो गए हार्ट अटैक के जरिए, उन पर प्रेशर इतना था, उनको धमकियां थी, उनकी फैमिली को धमकियां थी, इस तरह बाकी अफसरान को भी धमकियां। FIA के अफसरान के तबादले हुए, प्रोसिक्यूशन टीम तब्दील गई, नैब के अफसरान को हरासा करने की इतला थी। उस मामले का सुओ मोटो नोटिस लिया है और इसकी कल समाअत होगी। इस पर प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन 2 और 9 और साथ ही साथ आर्टिकल 186 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे अपना फैसला दिया। इसके असरात पंजाब में क्या होंगे? क्या हमजा शहबाज अब मुबैना तौर पे वजीर आला है? क्या जो पंजाब की अथॉरिटीज है वो उनका हुक्म मानने की पाबंद है? इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन, जो आगे के मामलात बन रहे हैं, जो आगे सिचुएशन डेवलप हो रही है, PTI एक लॉन्ग मार्च लेके आ रही है, उस लॉन्ग मार्च के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां क्या है? जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जारी हुए, जो सरकारी तौर पे जारी हुए, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो माशी परफॉर्मेंस थी वो उससे बहुत बेहतर थी जो कि प्रोजेक्ट की जा रही थी। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक कसूर था कि उन्होंने उस तरह के इश्तिहारात नहीं दिए जो आजकल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत जो एक तरफ कह रही है कि जनाब माशी हालात ख़राब है, लेकिन आप सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, अपनी फैसला साजी की नाकामी पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतने सरकारी खजाने से पैसे उन्होंने खर्च नहीं किए, तो उनकी एक परसेप्शन बाकायदा तौर पे बनी और बनाएगी। लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मुआशी परफॉर्मेंस क्या है उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद होंगे एतजाज एहसन साहब, सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनसे भी इन मामलात पे बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मुन्नस इलाही साबिक वफाकी वजीर, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन जो प्रोग्राम में पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नाज़रीन, चंद दस्तावेजात जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे इस केस में, सिकंदर जुल्करनैन, उन्होंने 11 अप्रैल को एक बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन जमा करवाई जज इजाज हसन अवान साहब के, स्पेशल जज सेंट्रल 1 लाहौर, और इसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने लिख के दिया कि जनाब मुझे DG FIA जो उस वक्त सनाउल्लाह अब्बासी साहब थे, उन्होंने कहा है कि जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो मे बी द कंसर्न क्वार्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोसिक्यूट द एक्यूज पर्सन। और इसमें एक्यूज पर्सन कौन थे? इसमें एक्यूज पर्सन नाज़रीन इस वक्त मुल्क का मौजूदा वजीर आजम जिस दिन इलेक्ट हुए उस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। फिर 14 तारीख को जो फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो लंदन में पाए जाते थे और प्रोसिक्यूटर के ऊपर ये प्रेशर था। और फिर इस प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह नया प्रोसिक्यूटर लगाया गया, जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ये तो अपने ही लोगों को प्रोसिक्यूशन के ऊपर यहाँ पे तैनात कर रहे हैं। साथ ही साथ नाज़रीन, अगर हम चंद दस्तावेजात देखें तो जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स है, जो डॉक्टर रिजवान की टीम जिन्होंने ये तमाम 4300 सफ़ात की तहकीकात की, उस तमाम टीम को बाकायदा तौर पे ट्रांसफर कर दिया गया। जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे जो कि प्रोसिक्यूशन के अहम गवाह होते हैं, उन्हें भी बाकायदा तौर पे तब्दील कर दिया गया। नैब के अफसरान को हरासा करने की इतला थी। और सबसे सरप्राइजिंग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक सवाल उठा कि डॉक्टर रिजवान और साबिक SAPM, इनके नाम 11 तारीख को स्टॉप लिस्ट पे FIA ने डाल दिए।
किसके कहने पर डाले, इसका अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया जा सका। कुछ कवानीन तरमीम करने की भी कोशिश हो रही है उन तमाम लोगों की तरफ से जिनके ऊपर नैब के मुकदमात हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक अहम सुओ मोटो नोटिस इस हवाले से हमारे सामने है। बात करते हैं इन्हीं मामलात पे, बात करते हैं पंजाब की सूरत हाल पे। साबिक वफाकी वजीर मुन्नस इलाही हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुन्नस इलाही साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पंजाब में आपके क्या इतलात हैं, क्या इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूशन टीम्स को तब्दील किया जा रहा है, जिन लोगों के ऊपर मुकदमात हैं उस पर असरअंदाज होने की कोशिशें हो रही हैं? इस बारे में तो मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है जी, उसके बाद काफ़ी हलचल है पंजाब में, तो उसके ऊपर मैं जनाब को थोड़ा ब्रीफ कर सकता हूँ। क्या हलचल है पंजाब में? इसमें क्योंकि देखें कि PMLN और उनके तहादियों ने जो क्लेम किया था, इन्होंने कहा था कि जी हमारे पास 197 वोट्स हैं, जब हमजा शहबाज को इन्होंने कहा जी कि ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो अगर आप उनका 197 का नंबर ले लें, उसमें से अगर आप 25 निकाल देते हैं जो कि मुनहरफ हुए हैं, तो ये आ जाते हैं 172 पे। अब 172 ये खुद क्लेम कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें जी कि PTI के हैं 183 और 10 हैं PMLQ के, वो बन जाते हैं 193। इन 193 में से जब आप वही 25 निकाल दें तो आप आ जाते हो 168 पे। अब 168 में 5 वो ऐड हो जाएंगे जो कि रिजर्व लिस्ट की 3 खवातीन हैं और 2 माइनॉरिटीज़ के वोट हैं, तो ये नंबर आ जाता है 173। तो हमारा इंशाल्लाह बेस नंबर 173 का है और इन लोगों का जो बेस नंबर है वो 172 है। तो एक तो हम अभी डे 1 से आप हैं। अब इसके बाद फिर आगे जब सेकेंड राउंड होगा वोटिंग का, तब ये काम शुरू होगा। इसमें थोड़ा सा मैंने एक चीज़ आपको बतानी है। PMLN बार बार क्लेम ये कर रही है कि जी उस दिन इन्होंने बाइकआउट किया है। बाइकआउट किसी ने नहीं किया। कुछ अगर तस्वीर आपको भिजवाई गई, अगर आप वो शेयर कर लें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो आयज़ वाली साइड है वो सारी की सारी पंजाब पुलिस ने ब्लॉक की हुई थी। तो अगर कोई बंदा वोट डालने के लिए जाता भी, वो जा नहीं सकता था। आपको पता है ना जी कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है ये होता है हाउस की डिवीज़न। तो आयज़ ने जाना था, जो परवेज़ इलाही साहब को जिन्होंने वोट देना उन्होंने आयज़ वाली साइड पर जाना था, जिन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देना था उन्होंने नेज़ वाली साइड पे जाना था। तो जब एक साइड ही आपने ब्लॉक कर दिए तो वहाँ कोई वोट कैसे जाके डालेगा? राइट, मुन्नस इलाही साहब, अब सूरत हाल क्या है? क्या हमजा शहबाज आज वज़ीर आला पंजाब हैं और ताकत तो उनके पास है, जो IG उनके इकामात ले रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी उनके इकामात ले रहे हैं, इसको अब आप चैलेंज करने का इरादा रखते हैं अदालतों में? जी बिल्कुल, इसको अदालतों में चैलेंज भी होगा और ये इलेक्शन दोबारा होगा। यहाँ पे एक प्रॉपर इलेक्शन होगा और उसमें इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब जो मुनहरिफ लोग हैं वो वोट नहीं डाल सकेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला या परसों उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से भी फैसला आ जाएगा और अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि फैसला अच्छा आएगा। राइट, मुन्नस इलाही साहब, गवर्नर का भी एक रोल होता है। परवेज़ इलाही साहब गवर्नरशिप एक्सेप्ट कर रहे हैं या कि उमर चीमा साहब इस पोजीशन में होंगे कि वो इस हवाले से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं हमजा को? ये स्ट्रेटजी है आपके पास, इस पर आपने कोई बातचीत की? मेरा ख्याल है जी इसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एक चल रहा है कि शायद पता नहीं वो उसकी सारी रेगुलेशंस पूरी हुई थी जब इन्होंने उमर चीमा साहब को डीनोटिफाई किया था। वो एक इनका एक इशू है जो आईनी तौर पे उसको कंसिडर कर रहे हैं। पर जहाँ तक बात है परवेज़ इलाही साहब की, उस पर भी कोई फैसला नहीं आया उनकी तरफ से। राइट, अब सेंटर में आपकी फैमिली का तो हमेशा कहा जाता है, बड़ी रवायात हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आप ही की जमात के लोग वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ को सपोर्ट भी दे रहे हैं, और अगर वो सपोर्ट विड्रॉ कर लें, आपके रिश्तेदार भी हैं, तो शहबाज हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो आपकी इस हवाले से चौधरी शुजात साहब से बात हुई, तारिक बशीर चीमा साहब से बात हुई, चौधरी सालिक हुसैन से कोई बातचीत हुई? जी बातचीत चल रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि इस मामले को ठीक किया जाए। लेकिन नंबर गेम इस तरह की है कि उस दिन 176 लोग थे उस साइड पे, उसमें 2 लोगों ने वोट नहीं दिया था। एक तारिक बशीर चीमा साहब ने शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया था, दूसरा अयाज सादिक साहब जो स्पीकर बने हुए थे उन्होंने वोट नहीं दिया था। तो ये 174 का उनका नंबर इस तरह बना था। तो अगर उस 174 में से आप 2 निकाल भी दें तो इनके फिर भी एक ऊपर आता है। बट रिगार्डलेस ऑफ दिस हमारी तो यही कोशिश है कि मामला जो हैं पार्टी के अंदर भी और फैमिली के अंदर भी
उनको हम अच्छे तरीके से रिजॉल्व करके आगे इकट्ठे होकर चलें। मोहन इस्लाही साहब हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं एतजाज़ एहसन साहब, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर सदन। एतजाज़ एहसन साहब बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले आज ही की बात कर लें, सुओ मोटो नोटिस लिया है इस चीज़ का कि प्रोसिक्यूशन के जो अफसरान हैं, टेम्परिंग डिसअपियरिंग ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट्स इन पोजीशन ऑफ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज और सम पर्सन इन अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट, वो असरअंदाज हो रहे हैं। और इस मामले पे 5 रुकनी बेंच कल इस सुओ मोटो केस की बाकायदा तौर पे समाअत करेगा और इस पे लिखा गया है कि जो ये इकदाम जो लोग मौजूदा हुकूमत में हैं वो लोगों के बुनियादी हकूक मुतासर कर रहे हैं, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द कंट्री उसमें अंडरमाइन हो रहा है। कितना बड़ा फैसला है और क्या ऐसे इकदाम माजी में भी नून लीग करती रही है कि प्रोसिक्यूटर चेंज कर दें, आईओ चेंज कर दें, रिकॉर्ड गायब कर दें? ये तो इनका तरीका रहा ही है पहले बहुत, और हर जगह इन्होंने ऐसे किया है। अपने मर्जी के इन्होंने तफ्तीशी अफसर हर जगह लगाए हैं, हर दफा लगाए हैं, और इसीलिए इतनी तूल दिया इन्होंने इन केसेस को। और जो हमारे खिलाफ भी केसेस होते थे उनमें भी अपनी मर्जी के लगवाते थे बंदे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है और चीफ साहब ने एक अच्छा इकदाम किया है जो इस पे उन्होंने मुहासबा इस बात का किया है। कल का भी उनका फैसला जो था, कल का एक बड़ा फैसला है, उसके असरात क्या होंगे? वो ऑर्डर है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में है, और उसके असरात क्या हैं? उसमें 2-3 बातें बड़ी क्लियरली देखनी चाहिए। पहले तो उसके मानी क्या है 63A के, किस वास्ते है। 63A को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हमने तन्हाई में नहीं देख सकते पर पूरे तनाजुर में देखना चाहिए, और बिल्कुल दुरुस्त बात है। कोई भी इकलौता करके नहीं देखा जा सकता आर्टिकल। दूसरी बात याद रखें, पहला जो बुनियादी बात पूछने वाली है अरशद, वो ये है कि जो इख्तियार है किसी MNA का या MPA का अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करने का, वो 99% या 94% अमूर पे बदस्तूर है। वो उस पे कोई कदगन नहीं है। वो पार्टी से मतलब है वैसे निकाला जाए तो और है, पर ना वो उनको सीट गुमती है ना कुछ। अगर वो किसी लेजिस्लेशन पे, दीगर FIA पे लेजिस्लेशन पे मुतल्लिक फॉर इंस्टेंस वो पार्टी के खिलाफ वोट करे, वो ही है फ्रीडम ऑफ वोट। ठीक है, पार्टी जरा नाराज हो जाएगी पर उसमें कोई सीट नहीं, उसकी डिसमेंबर नहीं होता। तो ये फ्रीडम ऑफ वोट 95% टेरिटरी पे है। हाँ, 5 ऐसे आइटम्स हैं सिर्फ जिन पे कदगन लगी है कि आईनी तरमीम या वो नो कॉन्फिडेंस मोशन, बजट वगैरह। अब इन 5 पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बता कही है, और वो एक्सपेंडेड जो डिटेल जजमेंट देंगे उसमें जरूर कहेंगे कि बाकी सब फ्री है, फ्रीडम है उसकी आर्टिकल 19 के तहत मेंबर की। पर ये 5 ऐसे हैं जो वोट उसको है ही नहीं, वो उसके ही नहीं है, वो पार्टी के वोट है। ये बड़ी दिलचस्प बात निकाली है उन्होंने। मैं इस पे पहले मुझे ध्यान नहीं था, पर इसका अगर आप देखेंगे ये पार्टी का वोट, फंडामेंटल राइट पार्टी का किस तरह बनता है, ये कौन से फैसले से बनता है, ये 12 जजेस के उस फैसले से बनता है जो 1993 में मियां नवाज शरीफ की असेंबली और हुकूमत डिसमिस हुई थी, जब इसाक खान साहब ने उसके फैसले में उनको जब उस असेंबली को रिस्टोर किया तो इस बात पे किया कि ये राइट पहली दफा कहा गया कि ये कोई राइट पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अच्छी नज़ीर है, इस पे मौजू नज़ीर है, जब वो कहते हैं ये वोट पार्टी का है और इसको जाके वोट नहीं कर सकता, इंडिविजुअल दूसरी तरफ नहीं डाल सकता। अब अगर पार्टी का वोट है तो 2-3 चीजें इससे फॉलो करती हैं। पहली बात तो ये है कि वोट डाल ही नहीं सकता इंडिविजुअल मेंबर इन 5 मौजूआत पे, वोट डाल ही नहीं सकता पार्टी के खिलाफ। तो इससे जो लूटा क्रेसी है, हॉर्स ट्रेडिंग है, उसका रास्ता बंद हो गया है। जी,
हॉर्स ट्रेडिंग और लोटाक्रेसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया? बहुत हद तक देखिए, हम यहाँ एक सोच चलती रहती है कि जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए। क्यों लाया जाए? कि ये ब्लैकमेल न कर सके एमएनए। ये ब्लैकमेल एमएनए की और एमपीए की जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, पर पूरा प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम गायब नहीं किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वो हर मोशन पे, हर लेजिस्लेशन पे वो आजादाना अपने जमीर के मुताबिक वोट कर सकता है। अब रही यहाँ बात, एक तीसरी बात जो उठाई गई है वो ये है कि क्या ये बाइंडिंग है? जो ओपिनियन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये बाइंडिंग है? और अगर बाइंडिंग है तो उसका क्या रिजल्ट है? अगर नहीं बाइंडिंग तो क्या रिजल्ट है? अब आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेक्लेरेशन दी है, एक ओपिनियन दी है ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 63। अब ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ना कोई कहा जा सकता है कि ये इंटरप्रिटेशन फलानी तारीख से तो ये नॉट था, फलानी तारीख के बाद इसको नॉट नहीं पढ़ा जाएगा। ये अगर इंटरप्रिटेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने तो उसकी इंटरप्रिटेशन मौसर माजी होती है। माजी से ये मौसर है। जिस दिन 20 अप्रैल यानी कि माजी से मौसर है तो जो पंजाब असेंबली का वोट है ये उस पर भी असरअंदाज होगा। वो तो गया ना जी, वो तो गया, हमजा तो गया। हमजे की तो अगर कोई ऑर्डर मान रहा है और उसको तस्लीम कर रहा है, आज एज चीफ मिनिस्टर वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, खा वो आईजी हो, खा वो चीफ सेक्रेटरी हो, खा वो कोई हो। वो इस फैसले के बाद हमजा इज द फर्स्ट विक्टिम। एंड ये फैसला बड़ा क्लियर है, फैसले में इबाहम नहीं है। फैसले में है कि ये वोट इंडिविजुअल मेंबर का ही नहीं है, इससे 0 वोट, ये वोट पार्टी का है और पार्टी जो होल्ड ऑन टू इट दिस वोट। एंड ये अगर पार्टी के खिलाफ है तो इसका ये मस्तर ही नहीं है। सो हमजा ड्रॉप्स बाय 22 वोट्स ऑन द डेट ही इज सेड टू हैव बीन इलेक्टेड। जिस दिन इलेक्ट हुआ है उसके 22 वोट आप निकाल देंगे। 25 वोट, 22 वोट निकाल, 22 या 23 या जितने भी पंजाब से 25 लौटे हुए हैं, मुझे उसका इल्म नहीं। 25 वोट्स 25, अगर उसके बाद उसकी मेजॉरिटी नहीं बनती तो हमजा बाहर हो जाता है। यानी कि इस फैसले का कल जब ये फैसला अनाउंस हुआ तो आज हमजा शहबाज ने जो मीटिंग्स की हैं वो लीगल थी या इलीगल थी? सब इलीगल है। अगर उसने चीफ मिनिस्टर की है, अगर उसने पार्टी हेड अपनी पार्टी के लोगों से की है तो वो लीगल है। पर अगर उसने चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी या किसी वफाकी या सूबाई पब्लिक ऑफिशियल को बिठा के मीटिंग की है और हिदायत दी है, वो अगर वो मानते हैं, उन हिदायत पे चलते हैं तो वो खुद कसूरवार होंगे। दे विल बी कमिटिंग ए क्राइम अंडर द rules of prudential government rules of business and procedure, and agar koi usse guilty of that crime also, obeying Hamza Sharif today is a criminal activity. ये बड़ी क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। और हमजा अब इसके बाद, इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करेगा उनको या गवर्नर उन्हें डी नोटिफाई करेगा, उन्हें दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा? क्या सूरत हाल होगी? नहीं, वो तो जो है वो तो डी नोटिफाई इस पे हो जाते हैं कि उनको तो अब तो वो उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई कंप्लेन करे या ना करे, इनको इन पे वो हदूद व कयूद के तजावुज का केस साबित हो गया। एंड दे कैन नॉट रिटेन दैट स्टेटस। ये बड़ा क्लियर हो गया है। बिल्कुल ठीक। एतजाज साहब, मुन्नस इलाही साहब हमारे साथ हैं। आप कोई फ्री मशवरा देना चाहेंगे कि इनके लिए अब क्या ऑप्शंस है? लीगल ऑप्शंस हैं या पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या हैं? नहीं, लीगल ऑप्शंस हमजा के लिए तो ये है कि घर जाके बैठे, बिल्कुल ना आए, बिल्कुल ना बैठेगा, आप प्रिजाइड करेगा तो
यूजर्व कर रहा होगा पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर, वो तो एक मतलब है मदाखलत कर रहा होगा ना। मदाखलत पे भी जो होती है तो उससे पहले इरादा होता है और सोच होती है, उसके बाद मदाखलत होती है। ये तो हमने वो पिछले में तय कर लिया जब हम बात कर रहे थे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट की। पर हमजा अगर आज बैठा हुआ है अपने दोस्तों में या अपने कुलीग्स में और वो सोच रहा है कि कल मैं दफ्तर जाके और बैठूंगा एज चीफ मिनिस्टर, तो वो उसकी साजिश हो रही, वो साजिश हो रही। वो और जो सरकारी अफसरान मावनत कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर हाउस या ऑफिस का अमला, वो लीगल एक्ट कर रहा होगा या इलीगल? वो सब इलीगल एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन 25 वोटों को गिनती से ही निकाल दिया है और ये गिनती से निकले उस दिन जिस दिन इनकी गिनती हुई है। ठीक, तो और इसका मतलब अगर आईजी या चीफ सेक्रेटरी या कोई भी ब्यूरोक्रेट इनके अहकामात मानेगा या इनकी मीटिंग्स अटेंड करेगा तो कल को वो किसी भी अदालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में भी आ सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में ये आ सकता है और उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए और कोई ना कोई चला जाएगा रेट में कि इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो। बिल्कुल ठीक है। एतजाज अहसन साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुनिस साहब, आपने अहम गुफ्तगू सुनी। एतजाज अहसन साहब की सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान। अब आपके पास लीगल और पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या हैं? इसमें जी एतजाज साहब बुजुर्ग हैं हमारे। अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी में बड़ा कम मैंने इनसे एग्री किया, लेकिन आज तो कमाल कर दिया इन्होंने। 100% एग्रीमेंट है हमारी इनके साथ इस इशू पे। जो इन्होंने इम्पोर्टेंट बात की है ना जी, वो ये है कि वो इलीगल बैठा हुआ है अभी सीएम हाउस में। तो इसका मतलब है जो वो पुलिस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आईजी का ऑफिस इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोगों को हरासा किया जा रहा है, वो सारा इलीगल एक्ट है और इलीगली ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो इसके फिर रिप्रिकॉशंस के बारे में भी पुलिस को और आईजी ऑफिस को भी सोचना पड़ेगा कि हमजा के कहने पे जो ये बदमाशी कर रहे हैं और जितने ये गलत काम, इलीगल काम कर रहे हैं और जो ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों को इनको एक दफ़ा बैठ के दोबारा रिकन्सिडर करना पड़ेगा, वरना जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इनके खिलाफ इंस्पेक्शन करेगी। राइट, मुनिस साहब, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सेंटर में अगर होता है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो आपके पार्टी के जो अरकान हैं, पार्टी चौधरी शुजात साहब हेड करते हैं, पार्लियामेंट्री लीडर तारिक बशीर चीमा साहब हैं, लेकिन आपके राब्ते हैं, आपकी फैमिली है, चौधरी सालिक हुसैन साहब, उनका किरदार क्या होगा इसमें? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब को तो सिर्फ एक ही वोट पड़ा था हमारी पार्टी से। तारिक बशीर चीमा साहब ने तो वोट नहीं दिया था। तो अब बात है एक वोट की, तो वो हम सारे इंशाल्लाह मिलके इनको कन्विंस करेंगे। जब टाइम आएगा, कोई ऐसी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कॉल होती है और नंबर गेम ठीक होती है, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको कन्विंस करके लेके आएंगे इस तरफ। आप कॉन्फिडेंट हैं आपके खानदान से शहबाज शरीफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कोई वोट नहीं पड़ेगा? जी इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि हमारी तरफ से कोई वोट ना वहाँ पे जाए। राइट, इमरान खान के लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब के सर, हम कमिटेड हैं इमरान खान साहब के साथ। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारी पूरी फैमिली कमिटेड है खान साहब के साथ और हमारी जमात कमिटेड है खान साहब के साथ। खान साहब ने हमारे साथ एक कमिटमेंट की, उन्होंने उस कमिटमेंट को ऑनर किया है। तो हमारी सारी जमात का, हमारे ख़ानदान का फ़र्ज़ बनता है कि खान साहब के मुश्किल टाइम पे हम खान साहब के साथ खड़े हों और इंशाल्लाह हम खड़े होंगे उनके साथ। राइट, मुनिस साहब, आपकी जमात में क्या लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पे पार्टिसिपेट करेगी? जी बिल्कुल, हमें जब इनवाइट करेंगे तो हम बिल्कुल उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा डालेंगे। राइट, मुनिस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा के बाद दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च के आगे करने क्या जा रही है, क्या अज़ाइम इनके, माशी पॉलिसी, माशी इंडिकेटर्स कुछ सामने आए हैं, उस पर भी बात करेंगे एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैद साहब। बहुत शुक्रिया अली ज़ैद साहब में प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जो माशी इंडिकेटर्स हैं, जो अब ऑफिशियल फिगर्स भी आ रहे हैं, 5.97% ग्रोथ 2022 में, 5.6 तकरीबन 2021 में,
तो आपकी हुकूमत नाअहलों की हुकूमत थी, और पिछले एक माह में हुआ क्या इस हुकूमत को जो कह रही थी हम तजर्बाकार हैं? हमारी हुकूमत अरशद नाअहलों की थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपने वफाकी वजीर बहरी उमूर नहीं कहा, एक्स, तो मेरे ख्याल में पहला शो है मेरा आपके साथ आफ्टर, क्योंकि हमेशा आप बहरी उमूर कहते थे और मुझसे पूछते थे कि आप दुख में थे ना, तो इसलिए हमने बहरी उमूर का जिक्र नहीं किया, आपको कोई याद ना आ जाए। मैं आपको कभी दुख में नजर आया हूं? मैं क्यों दुख में होऊंगा? मुझे दुख जरूर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं जल्दी से आपको कुछ फिगर्स बता दूं। एक्सपोर्ट में 30% इजाफा हुआ, यानी कि 24,7 बिलियन से 32 बिलियन पे पहुंची। 24,7 बिलियन अगस्त 2018, मार्च 2022 32 बिलियन। रेमिटेंस में 60% इजाफा हुआ, जो पाकिस्तानी बाहर से बेचते हैं, 19.6 बिलियन अगस्त 2018, 31.3 बिलियन मार्च 2022 इसी साल। लो जी, टैक्स कलेक्शन 3.8 ट्रिलियन थी, 6.1 ट्रिलियन एंड काउंटिंग। टैक्स रिफंड में 109% इजाफा हुआ, 155 बिलियन से लेके ये चले गई 322 बिलियन पे। बाकी खान साहब ने भी ट्वीट किए कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सारी परसेंटेज बढ़ गई। अगर आप कहें तो मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं उधर भी जा सकता हूं। बात असल में यह है अरशद कि पाकिस्तान था कहां। देखिए, 2 महीने पहले इस मुल्क में दूसरी OIC कॉन्फ्रेंस हुई। दुनिया के सारे मुस्लिम ममालिक के, हमारे बरादर ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने अटेंड की। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने OIC के कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। हर तरफ पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह वी वर ऑन अ टेक ऑफ, सब कुछ ठीक था। तो ये जो फॉरेन फंडेड रिजीम चेंज कंस्पिरेसी है, जिसको मुदाखलत पहले कहा गया NSC में, और ये क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया, और उसके एक हफ्ते बाद ये भी एक्सेप्ट कर लिया जायदाद और प्रॉपर्टीज और एसेट्स बाहर हो मुल्क के, कंट्रोलेबल फ्रीक्स मैं उनको कहता हूं ऑफ पॉलिटिक्स, ये इनके थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं और ये पाकिस्तान को नीचे रखना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि फॉर ऑल, सबके लिए, सबके साथ, पूरे पाकिस्तानी कौम के से पूछना चाहता हूं, और पाकिस्तानी कौम को ये समझ भी आ गई और निकल भी गई है। जहां खान साहब जलसा करते हैं, 3 घंटे की कॉल के ऊपर तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आता है, पूरा शहर बाहर निकल आता है। अवाम तो खड़ी है इस वक्त इमरान खान के पीछे, और जो नहीं खड़े हुए और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं, उनके लिए भी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी दी है कि जी आप फौरी इलेक्शन कॉल करवाएं। इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त? कोई मूवमेंट है इलेक्शन की तरफ? इत्तेहादी और हुकूमत तो कहती है जनाब हम 1.5 साल मुकम्मल करेंगे। जहां तक मेरी मालूमात है, जो जगहों पे गुफ्तगू होती है सियासी सर्कल्स में, नवाज शरीफ साहब तो तैयार बैठे हैं और उनकी बेटी फरमाती है जब इलेक्शन होंगे लंदन से फैसला करेंगे नवाज शरीफ। यानी कि पहले अल्ताफ हुसैन के फैसले पे कराची चलता था, अब नवाज शरीफ के फैसले पे लंदन से पूरा मुल्क चलेगा। वो कहती है वो फैसला करेंगे, और भाई उनका क्राइम मिनिस्टर है, फैसला करेंगे वो। आसिफ जरदारी इलेक्शन नहीं कराना चाहता, बिकॉज उसके दोनों हाथों से उसकी तो अयाशी लगी हुई है, 15 साल से लूट रहा है, पता नहीं कब तक लूटता रहे, तो वो इलेक्शन नहीं चाहता। तो उनके अंदर एक टसल है बड़ी अभी, और ये थोड़े दिन में देखिएगा ये वेज बहुत वाइडन हो जाएगी, जो कि प्रेडिक्टेड था। आपको याद है कि मेरी आपसे एक दफा एक सरसरी मुलाकात हुई थी, शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, आखिरी दिन में 8-9 को। मैंने आपसे एक प्रेडिक्शन मैंने की थी, एक सियासी तालिब इल्म की एक छोटी सी ज़हनियत से। मैंने कहा था कि ये वेज क्रिएट हो जाएगा, ये वाइड हो जाएगा वेज। और मैं तो आज, मेरे लिए बड़ा अच्छा है, मैं सिंध में जाऊंगा, क्योंकि मैं सिंध का सदर हूं। जब भी इलेक्शन होगा, 4 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो, तो मैंने तो सिंध में जाके पूछना है सिंध के बाशिंदों से कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी है, जो अपने आप को भुट्टो भी कहता है, हालांकि मैं इसको जरदारी समझता हूं। ठीक, मुझे ये बताएं, इस्लामाबाद में ड्राइंग रूम गॉसिप्स जिसको कहते हैं, वो है कि जी इमरान खान को दोबारा अब इक्तदार में कभी नहीं आने दिया जाएगा। ड्राइंग रूम गॉसिप्स के ऊपर आप क्यों यकीन रखते हैं अरशद भाई? दुनिया, एक कुरान शरीफ की आयत है कि इंसान अपना प्लान बनाता है और अल्लाह अपना प्लान बनाता है, और बेशक अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स।
तो ये जो मर्जी कहते रहे, ये हमें जब हम सियासत में शुरू हुए थे 25 साल पहले हमें कहते थे इमरान खान कभी किरदार में आएगा ही नहीं, अब कह रहे कभी दोबारा नहीं आने देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अवाम जो सारी निकल रही है, 2 दिन बाद 20 मई को इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की डेट देंगे, मई के महीने की डेट होगी, और आप कराची में क्या करेंगे, सिंध में क्या करेंगे, वहां से लोग आएंगे या कराची में आप लोग धरना देंगे या प्रोटेस्ट वहां पे करेंगे पूरे सिंध में? देखें जरा अब ये दो इसके अंदर अरशद 2 एस्पेक्ट्स हैं। डेट खान साहब देंगे इंशाल्लाह 20 को, और जब 20 को देंगे तो फिर मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कराची की उस डेट के अनाउंस होने के बाद कि उस डेट को हमने कराची में क्या करना है। लेकिन मैं एक आपसे और बात करना चाहता हूँ, और मैं और कौम भी बड़ी डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि खान साहब ने 2-3 दफा जलसों में कह दिया है, मेरी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि मैं कराची में हूँ कुछ हफ्ता 8 दिन से, कि कोई वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की है कि और उनको एक साजिश का पता है जो उनकी जान को खतरा है जिस साजिश से। तो मैं पहले तो ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ना करे कि ऐसा मौका कभी आए कि ये वीडियो कभी रिलीज हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उनकी जान की हिफाजत करेगा। क्रिएटर इज माइटियर देन द डिस्ट्रॉयर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने कोई एडवेंचरिज्म किया, ये जो छोड़े वो तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, वो तो बड़ी दूर की बात है, अगर उन्होंने कोई इमरान खान को खुदा ना खासा नजरबंद किया या खान साहब को हाउस अरेस्ट किया, ऐसा कुछ किया, ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मुझे यहाँ पे एक वफ़ा लेना है, वफ़े के बाद अपने आप खिदमत में हाजिर होते हैं।